स्टूडेंट सभी को बोलिए जल्दी ज्वाइन कर लें क्लास। तो स्टार्ट करें हम लोग। इतना ज़्यादा टाइम आप लोग मत लिया करिए ज्वाइन करने के लिए क्लास। तो स्टूडेंट्स हम लोग कल के लेक्चर में ये स्टेटस फ्लैग्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो आज ये देख लेते हैं कि जैसे एक्यूमुलेटर में कोई भी डेटा स्टोर्ड है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया गया और उस ऑपरेशन के बाद एक्यूमुलेटर में कोई भी डेटा स्टोर हो, और ये स्टेटस फ्लैग उस रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग किस तरह से सेट या रिसेट होंगे, मीन्स इनकी क्या वैल्यूज़ होंगी। एंड डिपेंडिंग अपॉन कि इनकी क्या वैल्यूज़ हैं, हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि रिज़ल्ट के साथ में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो क्या है, जिसको कि हम अपने ओरिजिनल रिज़ल्ट के साथ में शो नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल लिया गया है ये, जिसमें कि एडिशन परफॉर्म किया गया है। तो दो वर्ड्स को यहाँ ऐड किया गया है, दो हेक्साडेसिमल वर्ड्स को। एक वर्ड है CB और एक है E9। CB को अगर हम बाइनरी में लिखेंगे तो हम इस तरह से बाइनरी में लिख देंगे, और E9 को अगर लिखेंगे तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे बाइनरी। अब ये बाइनरी एडिशन हम लोग यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। तो एक्यूमुलेटर को जो इंस्ट्रक्शन मिली है वो ALU को जो इंस्ट्रक्शन मिली है वो मिली है एडिशन की। अब एडिशन के बाद में जो रिज़ल्ट आएगा वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा, और इसी रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग ये जितने भी फ्लैग्स हैं 5 फ्लैग्स, ये सेट या रिसेट होंगे। सेट का मतलब है कि उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, रिसेट का मतलब है कि उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो एडिशन देख लेते हैं कि एडिशन, बाइनरी एडिशन किस तरह से होता है। आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा बाइनरी एडिशन। तो यहाँ पर देखिए 1 + 1 है। 1 और 1 का जब एडिशन करते हैं तो रिज़ल्ट 0 आता है, एंड एक कैरी जनरेट होता है 1। अब ये कैरी नेक्स्ट डिजिट के एडिशन में ऐड होगा। 1 + 1 + 0 ऐड करेंगे तो 0 के एडिशन से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 + 1 का अगेन 0 आ जाएगा, और एक कैरी यहाँ पर आ जाएगा। फिर 1 + 0 + 0 आ जाएगा 1, कोई कैरी नहीं आएगा। नेक्स्ट बिट जो ऐड करेंगे 1 + 1 और ये 0 आएगा, अगेन एक कैरी जनरेट होगा 1। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास में 4 बिट का एक वर्ड का एडिशन ये हो रहा है और 4 बिट्स का एडिशन ये हो रहा है, क्योंकि हेक्साडेसिमल में ये 4 बिट्स एक बिट को रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे ही ये वाली जो बिट है, फर्स्ट वर्ड की लास्ट बिट 1 + 1 जो हम लोगों ने किया है, यहाँ से एक कैरी जनरेट हुआ।
अगर ये कैरी जनरेट हो रहा है तो इस कैरी को हम लोग कहते हैं ऑक्सिलरी कैरी। तो इन केस दिस ऑक्सिलरी कैरी इज जनरेटेड इन एनी ऑपरेशन परफॉर्म बाय ALU, then this auxiliary carry status is set to 1। और इन केस यहाँ पर कोई भी कैरी नहीं जनरेट हो रहा है देन इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। तो अगर यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो इट मीन्स कि हमने जो भी एक्शन परफॉर्म किया है तो उसके रिजल्ट में एक ऑक्सिलरी कैरी जनरेट हुआ था, अगर इसकी वैल्यू 1 हो गई तो। इसी तरह से आगे परफॉर्म करते हैं। 1 + 0 + 0 1 आ जाएगा, इसके बाद 0 + 1 1 आ जाएगा, इसके बाद 1 + 1 करेंगे 0 आएगा, कैरी 1 आएगा। फिर जब 111 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा और एक कैरी और जनरेट होगा 1 जो एक्स्ट्रा होगा यहाँ से। अब ये जो कैरी जनरेट हुआ है इस कैरी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस वाले कैरी को यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे ही ये रिजल्ट में ये कैरी जनरेटेड है तो ये फ्लैग जो है ये सेट हो जाएगा 1 पे। अगर यहाँ पर कोई कैरी नहीं जनरेट हुआ है तो इट विल बी 0। तो जब भी हम रिजल्ट को देखेंगे और स्टेटस फ्लैग्स देखेंगे, अगर यहाँ पर इस पोजीशन पे 1 लिखा हुआ है तो इट मीन्स कि जो भी रिजल्ट आया है उसमें कैरी भी जनरेटेड है और एक कैरी उसमें अलग से एक्स्ट्रा है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा। अब नेक्स्ट बाकी जो फ्लैग्स हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अब जैसे कि हम इस 0 फ्लैग की बात करते हैं यानी 0 स्टेटस। तो 0 स्टेटस ये शो करता है कि कोई भी ऑपरेशन अगर परफॉर्म किया गया है तो उसका रिजल्ट 0 तो नहीं आया। अगर ये रिजल्ट 0 आया है मीन्स ऑल जीरोज आए हैं, तो इन दिस केस दिस फ्लैग इज सेट टू 1 एंड इट रिप्रेजेंट्स कि अगर हमारा जो एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर में जो ये रिजल्ट सेव हुआ है ये अगर ऑल जीरोज हैं तो इट मीन्स कि वो किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद ऑल जीरोज आए हैं। बिकॉज इन केस ऑफ रिसेट स्टेट, मतलब कि अगर हम ये मान लें कि ये हमारा एक्यूमुलेटर है और इसमें हमारे पास में इस तरह से पार्टीशन है, ये 8 बिट का है और इसमें सारी वैल्यूज़ जो है वो 0 0 है, 4 5 6 7 और 8। तो जब हम इसको रिसेट कर रहे होंगे यानी माइक्रो प्रोसेसर को जब स्टार्ट किया होगा तब भी इनिशियली सारे रजिस्टर्स रिसेट स्टेट पे होंगे और उसमें कोई भी डेटा नहीं होगा, मीन्स 0 होगा। तो उस स्टेट में भी 0 होगा और अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तब भी 0 आ रहा है, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमने इस रजिस्टर को रिसेट किया है तब 0 आया हुआ है या कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में 0 आया हुआ है। अगर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद 0 आया है तो हम इस फ्लैग को देख करके ये पता लगा सकते हैं, अगर इफ़ दिस फ्लैग इज सेट टू 1 तो इट मीन्स कि किसी ऑपरेशन के बाद इसमें 0 आया हुआ है। और अगर ये 1 पर सेट नहीं है और 0 पर है और तब भी इसमें सारी वैल्यूज 0 है तो इट मीन्स कोई ऑपरेशन नहीं किया गया है, वो रिसेट माइक्रो प्रोसेसर को किया गया है या रजिस्टर्स को रिसेट किया गया है, इस वजह से वहाँ पर 0। तो इस फ्लैग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि ये फ्लैग जब 1 है तो इट मीन्स कि कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में उसमें डेटा 0 0 हुआ है। तो हमने यहाँ पर कैरी स्टेटस देख लिया, ऑक्सिलरी कैरी देख लिया और 0 वाला देख लिया। बचा कौन सा है, जैसे पैरिटी स्टेटस। पैरिटी स्टेटस के केस में क्या होता है कि हम जो रिज़ल्ट है इसमें ये काउंट करते हैं कि नंबर ऑफ़ वंस कितने हैं। जैसे कि यहाँ काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 टोटल नंबर ऑफ़ वंस कितने हैं, 4। एंड क्योंकि 4 इज़ एन इवन नंबर तो इस पैरिटी स्टेटस को हम 1 पे सेट कर देंगे। तो दिस पैरिटी स्टेटस शोज़ दैट कि हमारा जो रिज़ल्ट आया है उसमें नंबर ऑफ़ वंस जो हैं वो इवन है। ये जो पैरिटी होता है ये एक एरर डिटेक्टिंग कोड्स की तरह यूज़ किया जाता है पैरिटी को। तो ये पैरिटी ये शो करेगा कि नंबर ऑफ़ वंस इवन है या नहीं है। ऐसे ही एक और है साइन फ्लैग। साइन फ्लैग का यूज़ ये होता है कि जैसे कि हम किसी स्मॉल नंबर से लार्ज नंबर को माइनस कर रहे हैं
तो इन दिस केस क्या होगा कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। लेकिन हम अपने डेटा में उस चीज़ को नहीं शो कर सकते हैं कि रिज़ल्ट नेगेटिव है या नहीं है। इसलिए हम इस साइन फ्लैग का यूज़ करते हैं, और अगर इस साइन फ्लैग की वैल्यू 1 है तो इट मीन्स कि हमारा जो रिज़ल्ट आया है, जो एक्यूमुलेटर में रिज़ल्ट स्टोर्ड है, दैट रिज़ल्ट इज़ नेगेटिव। और अगर इसकी वैल्यू 0 है तो इट मीन्स कि जो रिज़ल्ट आया है वो पॉजिटिव है। ठीक, तो ये हो गया स्टेटस फ्लैग। इसी स्टेटस फ्लैग्स को हम लोग एक वर्ड से और जानते हैं, जिसे कि कहते हैं प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, PSW शॉर्ट में बोलते हैं। तो कभी कभी एग्ज़ाम में ये प्रोग्राम स्टेटस वर्ड नाम से भी आता है। तो आप लोग जब भी फ्लैग्स के बारे में आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप लोगों को फ्लैग्स के केस में ये पांचों फ्लैग्स के बारे में, ये जो थ्योरी है ये एक्सप्लेन करना है। और ये जो डायग्राम हमने आपको बताया, ये डायग्राम आप ज़रूर बताएंगे। एग्जाम्पल भी डिस्कस कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर टाइम नहीं है तो आप इनकी थ्योरी लिख करके ये डायग्राम ज़रूर बना दीजिएगा, इतना सफिशिएंट हो जाएगा। लेकिन अगर टाइम है तो एक एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेंगे तो आपका जो सलूशन होगा वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लैग्स के बारे में ज़रूर पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। नेक्स्ट फिर बात करते हैं डेटा एंड एड्रेस बस की। इनके बारे में हम लोग यूनिट फर्स्ट पे भी स्टडी कर चुके हैं कि बसेस हमारी कौन कौन सी होती हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन एप्लीकेशन की क्या एप्लीकेशंस हैं, इनके बस के इनके नेम्स किए गए हैं। जैसे कि अगर किसी बस के थ्रू डेटा ट्रेवल कर रहा है तो इट मीन्स कि वो डेटा बस है। अगर किसी बस के थ्रू एड्रेस ट्रेवल कर रहा है तो वो एड्रेस बस है। और अगर किसी बस में कंट्रोल सिग्नल्स फ्लो कर रहे हैं तो वो कंट्रोल बस है। तो इस तरह से देयर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ बसेस यूज्ड इन माइक्रो बस है। अब यहाँ पर हम डेटा और एड्रेस बस की जैसे बात करते हैं तो डेटा बस हमारे पास कितने बिट की है, 8 बिट की, यानी 8 लाइंस की डेटा बिट होती है। और एड्रेस लाइन हमारी होती है माइक्रो प्रोसेसर में 16 बिट की। अब आउट ऑफ दी 16 एड्रेस लाइंस, जो 8 एड्रेस लाइंस होती हैं वो डेटा बस के साथ में मल्टीप्लेक्स्ड होकर के यूज़ होती हैं। इसीलिए जो 8 लाइंस होती हैं उनकी नेमिंग AD0 से AD7 करते हैं। और इसके बाद से फिर हमारे पास में जो एड्रेस बस होती है उनको हम A8 से A15 नेमिंग करते हैं। तो इस तरह से ये 16 बिट की एड्रेस लाइन्स हो जाती है। अब ये जो कॉमन बस यूज़ कर रहे हैं डेटा और एड्रेस के लिए, ऐसा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज एट अ टाइम केवल एक ही ऑपरेशन परफॉर्म होगा। आइदर एड्रेस होगा आपके बसेस में या तो फिर डेटा होगा। क्योंकि फर्स्ट जो फेज़ होता है वो एड्रेस पुट करने का होता है। तो पहले फेज़ में एड्रेस पुट किया जाता है, उसके बाद में फिर जब एड्रेस मेमोरी के पास चला जाता है उसके बाद फिर मेमोरी डेटा बस में एड्रेस को पुट करती है। तो इस तरह से जो है एट अ टाइम एक ही ऑपरेशन होता है। तो हम एड्रेस और डेटा बस की मल्टीप्लेक्सिंग करके इनको यूज़ कर सकते हैं। तो दैट इज़ वाई ये जो 8 बिट्स हैं इनको कॉमन यूज़ किया जाता है, कॉमन रखा जाता है और मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू इसको यूज़ करते हैं। एंड वन मोर थिंग कि जैसे कि हम ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो माइक्रो प्रोसेसर है उसकी एड्रेस लाइन 16 बिट्स की है। तो अगर हम 2 to the power 16 कर दें ये, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट कम्स 64 KB। तो ये 64 KB मेमोरी लोकेशंस को एड्रेस कर सकता है। तो इस तरह से हम किसी भी प्रोसेसर की एड्रेसिंग कैपेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें ये पता है कि इसकी एड्रेस लाइन्स कितनी। इससे ज़्यादा मेमोरी हम इस 8085 माइक्रो प्रोसेसर में अटैच नहीं कर सकते हैं बिकॉज उसकी एड्रेसिंग कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो इससे ज़्यादा मेमोरी को एड्रेस कर सके या उसके डेटा को यूज़ कर सके।
इन द सेम वे आज की डेट में भी हम लोग जैसे कोई भी प्रोसेसर देखते हैं किसी लैपटॉप या मोबाइल का, तो उसकी भी मैक्सिमम जो एड्रेसिंग कैपेबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग उनकी एक्सपेंडेबल मेमोरीज मेंशन्ड होती हैं कि अप टू व्हाट मेमोरी वी कैन एक्सटेंड मेमोरी ऑफ ए प्रोसेसर। तो आप लोग अगर स्पेसिफिकेशंस देखते होंगे तो उसमें लिखा होता है कि अप टू 64 GB आप एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर आपने उससे ज़्यादा की मेमोरी लगा दी तो फिर वो फ़ोन आपका हैंग करने लगता है। उसका रीज़न यही है कि इट कैन नॉट एक्सेस दैट बियॉन्ड दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेमोरी। अगर किसी ने इस चीज़ को मतलब करके देखा हो, क्योंकि आज की डेट में तो काफ़ी मतलब ये कह सकते हैं एडवांस प्रोसेसर्स आ गए हैं, तो वो बहुत हैवी मेमोरीज़ को भी एक्सेस कर ले रहे हैं। और अ, एक नॉर्मल पर्सन के लिए उतना मेमोरी यूज़ कर पाना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज की डेट में इतना डेटा सबको मिलने लगा है कि लोग ऑनलाइन पर ही मोस्टली फोकस्ड हैं, और स्टोरेज पर उतना ज़्यादा लोगों का फोकस नहीं रहता है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर इसका 8085 का पिन डायग्राम की कितनी इसकी पिन्स हैं, कौन कौन सी पिन है, किस पिन का क्या वर्क होता है। तो यहाँ पर हमने दो तरह के पिन डायग्राम्स इंसर्ट किए हुए हैं। एक पिन डायग्राम आपका ये है जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि किस पिन नंबर पे, जैसे कि ये आईसी है हमारी और आईसी का टॉप इस तरफ है, हम काउंटिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4, तो कौन से नंबर पे कौन सा कनेक्शन करना है, किस पिन नंबर का क्या काम। और ये एक तरह से ये कह सकते हैं कि आर्किटेक्चरल पिन डायग्राम है इसका, जिसमें कि हम थोड़ा सा आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा कि हमने अभी 8085 का ब्लॉक डायग्राम पढ़ा था जिसे कि आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सारी बसेज हैं कि कौन कौन सी बसेज एक साथ हैं, एक जगह से आ रही हैं, या किन का फंक्शन एक जैसा है, वो चीज़ें यहाँ पर इसमें रिप्रेजेंट की गई। तो हमें ये भी याद रखना है कि किस नंबर पे कौन सी पिन है, और इसको तो हम लोग समझने के लिए यूज़ करते हैं इस पिन डायग्राम को। तो इसमें हम लोग जैसे कि देखते हैं कि पिन नंबर 1 और 2 जैसे हो गई ये दोनों पिन, तो ये दोनों पिन होती हैं X1 X2, और यहाँ पर हम क्रिस्टल ऑसिलेटर को कनेक्ट करते हैं जो कि इसको ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कराता है। तो ये क्रिस्टल ऑसिलेटर की पिन्स हो गई। ऐसे ही माइक्रो प्रोसेसर के पास में रिसेट इन और रिसेट आउट सिग्नल्स होते हैं। अगर कोई बाहर से कोई डिवाइस रिसेट का सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर के पास में भेज रही है तो ये रिसेट इन वाला है, और ऐसे ही इसको किसी को रिसेट करना है तो ये रिसेट आउट वाला हम लोग यूज़ करते हैं। तो पिन नंबर्स तो आप लोग यहाँ पर से देख लीजिएगा, हम इस वाले डायग्राम को डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपको ये भी पता चल जाए कि कौन सा जो पिन है या कौन सा जो सिग्नल है वो इनवर्ड है और कौन सा सिग्नल है जो कि आउटवर्ड है, यानी माइक्रो प्रोसेसर से कौन सा सिग्नल जाएगा और कौन सा सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर की तरफ आ रहा है। तो जैसे कि हम एड्रेस और डेटा बस की बात कर रहे थे, तो हमारे पास में टोटल AD0 से लेके AD7 तक की ये मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस एंड डेटा बस होती है। तो 8 लाइन्स तो ये हो गई हमारे पास में, और सिमिलरली 8 जो हायर ऑर्डर की हैं यानी A8 से A15 वाली, ये हमारी 8 बस ये हो 8 बिट की बस ये हो गई। तो टोटल 16 बिट्स तो हमारी इन एड्रेस और डेटा बस में ही 16 लाइन्स यूज़ हो गई, यानी कि ये A8 से A15 और AD0 से लेकर के AD7। ठीक है।
नेक्स्ट फिर अदर पिन्स की भी बात कर लेते हैं। 1 और 2 हो गई पिन। X1 X2 जो हमने अभी बताया था कि क्रिस्टल ऑसिलेटर, यहाँ से हम जो भी ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी है, जो इसकी वर्किंग फ्रीक्वेंसी है, उस क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेटर यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। पिन नंबर 40, ये हमारी VCC होती है, जो हमने बताई थी कि इसको +5 वोल्ट की DC सप्लाई की ज़रूरत होती है इसके ऑपरेशन के लिए। तो वो हमारी पिन नंबर 40 हो गई, VCC सप्लाई। ऐसे ही पिन नंबर 20 जो होती है वो ग्राउंड से कनेक्टेड होती है, क्योंकि जब भी हम कोई सप्लाई कनेक्ट करते हैं किसी भी चीज़ से, तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्मिनल हमें ऐड करना पड़ता है, सो दैट कि उसका पाथ कंप्लीट हो। तो सिमिलरली यहाँ पे पिन नंबर 20 ग्राउंड हो गई और पिन नंबर 40 हो गई प्लस सप्लाई। तो ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल हो गया। तो ये टर्मिनल्स हो गए हमारे। अब इसके बाद जैसे 4 और 5 पिन नंबर है। एक है ये सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के लिए है। तो यहाँ से सीरियली इनपुट डेटा आ रहा है और यहाँ से सीरियली डेटा आउटपुट हो रहा है। ठीक, तो ये दोनों सिग्नल्स हो गए। नेक्स्ट और सिग्नल्स की जैसे बात करें तो हमारे पास में ये जो सिग्नल्स है, ये सिग्नल्स हैं एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स, यानी कि जो इंटरप्ट सिग्नल्स हैं। इंटरप्ट्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। तो ट्रैप इंटरप्ट हो गया, फिर RST 7.5, 6.5, 5.5 और INTR, ये टोटल 5 इंटरप्ट्स होती हैं माइक्रो प्रोसेसर में। तो ये सारी इंटरप्ट्स जो हैं ये बाहर से आती हैं इंटरप्ट्स, इसीलिए इनके जो एरोज हैं ये एरोज आपको इनवर्ट दिखाई पड़ रहे हैं। ये सारी इंटरप्ट्स एक्सटर्नली जनरेटेड होती हैं, तो ये माइक्रो प्रोसेसर की तरफ आ रही हैं, इसलिए ये इनवर्ट सिग्नल्स हो गए। तो 5 पिंस ये हो गई हमारे पास में, SOD SID हो गया, और ये 5 हमारी इंटरप्ट्स हो गई। इसके बाद में फिर ये कुछ सिग्नल्स और हैं, जैसे कि रेडी सिग्नल है। जब भी ये रेडी सिग्नल इसलिए आता है कि जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर को किसी डिवाइस से कोई डेटा ट्रांसफ़र परफॉर्म करना है, तो उस केस में माइक्रो प्रोसेसर उस डिवाइस से ये पूछता है कि वो रेडी है कि नहीं। तो इन दिस केस जो डिवाइस होती है वो रेडी सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर को भेजती है कि यस आई एम रेडी एंड यू कैन सेंड डेटा। तो इसलिए ये रेडी सिग्नल है, ये भी इन वर्ड है। होल्ड सिग्नल है, होल्ड सिग्नल और HLDA, ये दोनों सिग्नल्स जो होते हैं, ये दोनों सिग्नल्स हमने एक पेरिफेरल डिवाइस बताई थी, DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ये DMA जो होता है ये होल्ड सिग्नल्स और HLDA को यूज़ करता है। तो ये क्या होता है कि जब इस DMA को जो माइक्रो प्रोसेसर से अटैच्ड बसेस हैं, जैसे कि ये एड्रेस डेटा बस हो गई, ये सारी बसेस का जब कंट्रोल इस DMA को चाहिए होता है फॉर प्रोसेसिंग पर्पस, तो ये DMA एक होल्ड सिग्नल जनरेट करता है, माइक्रो प्रोसेसर को भेजता है कि प्लीज़ होल्ड फॉर सम टाइम बिकॉज आई नीड टू यूज़ बसेस। तो जैसे ही इसको होल्ड सिग्नल मिलता है एंड माइक्रो प्रोसेसर अगर एग्री करता है, तो एक HLDA सिग्नल यानी होल्ड का एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि ठीक है मैं होल्ड पे जा रहा हूँ एंड यू कैन यूज़ द बसेस। तो इस तरह से ये एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल DMA के पास चला जाता है इस होल्ड के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही ये INTA सिग्नल है। INTA सिग्नल भी होता है इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल, जो यहाँ से भेजा जाता है इंटरप्ट को एक्नॉलेज करने के लिए कि हाँ इंटरप्ट आ गई है, हम उसको एक्नॉलेज करने जा रहे हैं। इसी तरह से ये सिग्नल है रीसेट, किसी भी डिवाइस को रीसेट करने के लिए। ये क्लॉक किसी जो पेरिफेरल डिवाइस है अगर उसको हमें क्लॉक प्रोवाइड करनी है, तो हम उसके लिए ये क्लॉक भेजते हैं किसी एक्सटर्नल डिवाइस को। अगर क्लॉक की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ से क्लॉक प्रोवाइड की जाती है। आफ्टर दैट यहाँ पर ये जो सिग्नल है RD बार एंड WR बार, इसको हमने कल के लेक्चर में भी स्टडी किया था कि ये सिग्नल्स जो है ये रीड और राइट के लिए हैं। तो ये कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल है।
अब ये कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल का मतलब क्या है कि कंट्रोल सिग्नल किसी डिवाइस के पास जा रहे हैं, जैसे कि मेमोरी के पास जा रहे हैं या इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास जा रहे हैं, तो ये उस पर्टिकुलर डिवाइस को, इनपुट आउटपुट डिवाइस या मेमोरी को ये बताते हैं कि रीड का ऑपरेशन होना है या राइट का ऑपरेशन होना है। इसीलिए ये दोनों सिग्नल्स आउटवर्ड फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर है। नेक्स्ट फिर 34 पिन नंबर की बात करते हैं, तो ये हमारे पास में है IO/M बार। इट मीन्स कि हमें ये डिसाइड करना है कि जैसे कि ये रीड और राइट का ऑपरेशन अगर हो रहा है तो ये इनपुट आउटपुट डिवाइस से होगा या फिर मेमोरी से होगा। तो ये सिलेक्शन इस IO/M बार वाली पिन से होता है। ALE एड्रेस लैच इनेबल है, मीन्स जो एड्रेस हम यहाँ पर एड्रेसिंग करते हैं तो उसको इनेबल करने के लिए यूज़ होती है। S0 और S1 जो पिन है इसका कुछ फंक्शन है। इन दोनों पिन्स की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर किस स्टेट में है। तो इसकी अभी एक टेबल हम डिस्कस करेंगे, उससे हमें ये पता चलेगा कि जैसे माइक्रो प्रोसेसर को हॉल्ट करना है तो हॉल्ट कब कर रहा है, कब रीड हो रहा है, कब राइट हो रहा है ऑपरेशन, ये हम यहाँ पर से डिसाइड करते हैं। तो अभी हम जब इसकी थोड़ी सी थ्योरी पर जाएंगे तो हम इसकी वर्किंग देखेंगे। तो ये टोटल जो 40 पिन्स हैं माइक्रो प्रोसेसर की, ये उसकी कंप्लीट वर्किंग है, क्या पिन का क्या वर्क है। आप यहाँ से इस वाले पिन डायग्राम से काउंटिंग कर लीजिए कि टोटल 40 पिन्स हो गई हैं कि नहीं हो गई हैं, एंड इसमें से हम लोग मैच कर सकते हैं। तो हमने देखिए आप लोगों को इसमें से बता दिया है 1 2 3 4, यहाँ पर भी सारी पिन्स मैंशनड है एंड इधर भी सारी पिन्स यहाँ पर मैंशनड है कि कौन कौन सी पिन का क्या क्या फंक्शन है, किस तरह से कौन सी पिन वर्क कर रही है। किसी को अगर थोड़ा सा भी डाउट हो रहा हो किसी पिन के वर्किंग में या इन दोनों फिगर्स को मैच करने में तो पूछ लीजिएगा, हम फिर उसके बाद थोड़ा सा इसकी थ्योरी भी जाएंगे। कुछ पूछना है किसी को? नहीं, ठीक है। तो हम ये S0 S1 पिन की थोड़ी सी वर्किंग देख लेते हैं कि क्या इसकी वर्किंग है, और थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। ठीक है, तो इस पिन कॉन्फ़िगरेशन में ये हमने देख लिया, ये भी देख लिया। एड्रेस लाइन तो हमेशा आउटपुट ही होगी क्योंकि एड्रेस हमेशा माइक्रो प्रोसेसर से बाहर की तरफ जाएगा। लेकिन AD0 और AD7 में क्या है कि एड्रेस है तो वो आउटपुट की तरफ जा रहा है, और अगर डेटा है तो वो इनपुट आउटपुट दोनों फॉर्म में हो सकता है कि इनवर्ट भी आ सकता है और आउटवर्ट भी जा सकता है। इसके बाद में ALE सिग्नल है, एड्रेस लैच इनेबल सिग्नल। तो इसका काम क्या होता है, इट गोज हाई ड्यूरिंग फर्स्ट क्लॉक साइकिल ऑफ मशीन साइकिल। जो पहली क्लॉक साइकिल चलती है, जब भी हम जिस टाइम हम एड्रेस पुट कर रहे होते हैं एड्रेस बस में, उस टाइम पर ये हाई हो जाती है एड्रेस लैच इनेबल। इसका मतलब क्या है कि इट इनेबल्स द लोअर 8 बिट्स ऑफ द एड्रेस टू बी लैच्ड आइदर इनटू मेमोरी और एक्सटर्नल लैच। तो जो लोअर वाली बिट होती है ना, क्योंकि हम उसको एड्रेस की तरह भी यूज़ करते हैं और डेटा की तरह भी यूज़ करते हैं, तो उसको इनेबल करना पड़ता है उस वाले एड्रेस को। ये जो ये हमारी एड्रेस एंड डेटा बस है, तो इसमें हम एड्रेस को इनेबल करने के लिए ये एड्रेस लैच इनेबल का यूज़ करते हैं, अदरवाइज फिर ये डेटा मोड में रहेगी। IO/M बार का फंक्शन हम लोगों ने देख लिया कि जब ये हाई होती है तो इट मीन्स कि ये IO डिवाइस की तरह वर्क करेगी, यानी कि जब इस पिन की वैल्यू 1 होगी या +5 वोल्ट पर होगी तो इट मीन्स कि ये इनपुट आउटपुट डिवाइस को रीड एंड राइट ऑपरेशन के लिए एक्टिव करेगी, और अगर इसकी वैल्यू 0 है यानी ये लो पर है, तो इस केस में ये मेमोरी से रीड या राइट का ऑपरेशन माइक्रोप्रोसेसर करेगा। अब S0 और S1 ये रह गया था, बिकॉज ये डिपेंड करता है कि S0 और S1 की क्या वैल्यूज़ हैं। जैसे कि अगर दोनों ही लो पर हैं यानी 0 0 दोनों की वैल्यू है, तो इट मीन्स कि माइक्रो प्रोसेसर हॉल्ट स्टेट में। हॉल्ट स्टेट क्या होती है कि जब हम माइक्रो प्रोसेसर से कोई भी प्रोग्राम कराते हैं तो जब प्रोग्राम को हम एंड कर देते हैं तो वो हॉल्ट स्टेट आ जाती है कि बस उसके बाद फिर माइक्रो प्रोसेसर कोई काम नहीं करेगा, प्रोग्राम वहाँ पर एंड हो गया है, तो ये हॉल्ट स्टेट हो गई। ऐसे ही जब इसकी वैल्यू सेकंड वैल्यू है 0 1, तो इट मीन्स कि माइक्रो प्रोसेसर इज इन राइटिंग स्टेट, वो कहीं पर डेटा को राइट कर रहा है। ऐसे ही 1 0 के केस में ये रीडिंग स्टेट में है, मीन्स डेटा को रीड कर रहा है, और अगर 1 1 है तो इट मीन्स कि ये इंस्ट्रक्शन फेच की के मोड में है, मीन्स इंस्ट्रक्शन को
कहीं मेमोरी से फैच कर रहा है और आफ्टर दैट फैचिंग के बाद में फिर उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये 4 ऑपरेशंस जो हैं ये S0 और S1 से हम लोग पता लगा सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर किस मोड में वर्क कर रहा है। RD बार और WR बार हम लोग स्टडी कर चुके हैं। ये रीड के लिए हो गया, ये राइट के लिए है। रेडी का भी हमने आप लोगों को बताया कि इट इज़ अ सिग्नल सेंट बाय इनपुट आउटपुट डिवाइस टू द माइक्रो प्रोसेसर एंड दिस सिग्नल इंडिकेट्स दैट कि इनपुट आउटपुट डिवाइस इज रेडी टू सेंड और रिसीव डेटा। तो जो भी एक्सटर्नल डिवाइस है, IO डिवाइस है, वो माइक्रो प्रोसेसर को डेटा सेंड कर रही है। इसलिए इसका एरो भी हमने देखा था कि इनवर्ड है कि डिवाइस इज रेडी टू सेंड और रिसीव डेटा। तो यही दो तीन तीन लाइन की थ्योरीज हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर आर्किटेक्चर नहीं आता है 8085 का जो ब्लॉक डायग्राम हम लोगों ने स्टडी किया था, तो पिन डायग्राम ज़रूर आएगा। तो उस केस में आपको सारे पिन्स को इसी तरह से एक्सप्लेन करना होगा। हर एक हेडिंग को दो तीन तीन लाइन में उसकी वर्किंग के बारे में आपको एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट फिर होल्ड और HLDA हमने डिस्कस किया था कि ये किसके लिए होते हैं। ये बेसिकली DMA के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जब भी किसी अदर डिवाइस को रिक्वायर्स एड्रेस और डेटा बस फॉर डेटा ट्रांसफ़र, तो जब भी किसी पेरिफेरल डिवाइस को एड्रेस या डेटा बसेस को यूज़ करना होता है, तो इन दिस केस क्या करेगा कि ये होल्ड सिग्नल भेजेगा माइक्रो प्रोसेसर को, बिकॉज एड्रेस और डेटा बस का जो कंट्रोल होता है वो माइक्रो प्रोसेसर के पास ही होता है, वो किसी अदर डिवाइस के पास नहीं होता है। बट इन केस की कोई ऐसी पेरिफेरल डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर के साथ अटैच्ड है जिसको कि एड्रेस और डेटा बस को यूज़ करना है, तो इन दिस केस क्या होगा, इसका भी प्रोविज़न होना चाहिए। तो इसका प्रोविज़न दिया गया इस होल्ड सिग्नल के थ्रू कि वो डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर को एक होल्ड सिग्नल भेजेगी एंड आफ्टर दैट माइक्रो प्रोसेसर उसको अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट करेगा कि ओके आई एम गोइंग ऑन होल्ड एंड यू कैन यूज़ एड्रेस एंड डेटा बसेस। तो उसके लिए फिर HLDA एक एक्नॉलेजमेंट माइक्रो प्रोसेसर उस डिवाइस को सेंड कर देता है और फिर माइक्रो प्रोसेसर लीव्स द कंट्रोल ओवर द बसेस एंड जो भी पेरिफेरल डिवाइस ने रिक्वेस्ट किया होगा वो उसको यूज़ कर। तो जनरली ये जो है इसको हम लोग यूनिट 5 में स्टडी करेंगे, जब DMA स्टडी करेंगे, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो हम इनके बारे में और भी स्टडी करेंगे कि DMA कैसे होल्ड सिग्नल भेजता है और कैसे HLDA उसको रिसीव होता है। और HLDA क्योंकि हमने यहीं पर देख लिया कि ये होल्ड के लिए एक्नॉलेजमेंट सिग्नल है, बिकॉज हमको किसी भी उसके रिक्वेस्ट के लिए एक्नॉलेजमेंट करना पड़ता है सो दैट कि डिवाइस को भी ये पता चले कि हाँ, ऐसा तो नहीं है कि माइक्रो प्रोसेसर कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है और उस टास्क को कंप्लीट करने के बाद ही वो बसेस का कंट्रोल जो है छोड़ेगा। तो फॉर दैट पर्पज़ एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भी माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू जनरेट होता है। INTR हमारा इंटरप्ट सिग्नल हो गया। INTA जो है इंटरप्ट का एक्नॉलेजमेंट हो गया। जैसे कोई इंटरप्ट आई है तो उसको एक्नॉलेज करना कि हाँ आई एम रेडी टू एक्नॉलेज द इंटरप्ट, जो भी इंटरप्ट आई है इसके लिए। और एक चीज़ और कि जब भी किसी भी सिग्नल में आप ये बार देखेंगे तो इट मीन्स कि दैट पर्टिकुलर सिग्नल इज़ एक्टिव लो सिग्नल। किसी भी सिग्नल की जैसे RD बार है तो RD बार भी हमारा क्या है, एक्टिव लो है। अगर बार लगा है किसी भी सिग्नल में तो एक्टिव लो है। एक्टिव लो का मतलब क्या है कि ये सिग्नल तब एक्टिव होगा जब इसकी वैल्यू लो होगी। लो का मतलब ज़ीरो। जब ये वैल्यू ज़ीरो है तब ये ऑपरेशन हो रहा हो, और बाकी में जैसे INTR है इस पे बार नहीं लगा है तो इट मीन्स कि जब इसकी वैल्यू 1 होगी तब ये सिग्नल एक्टिव है। तो एक सिग्नल है कि एक्टिव हाई होता है, एक होता है एक्टिव लो। तो जिन सिग्नल्स पे बार लगा हुआ है वो 0 पर एक्टिव है, 0 पे वो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। जिन पे बार नहीं लगा है वो हाई पर यानी 1 पर टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट फिर ये इंटरप्ट्स हैं, इनके बारे में हम लोग पहले भी काफ़ी स्टडी कर चुके हैं यूनिट 1 में भी। फिर रिसेट इन है, इसका काम क्या होता है कि इट रिसेट्स द प्रोग्राम काउंटर टू ज़ीरो। मतलब कि ये माइक्रो प्रोसेसर को रिसेट करने के काम आता है। जब भी हमें माइक्रो प्रोसेसर को रिसेट करना है तो उस केस में इस सिग्नल को सेंड करते हैं। ये इनपुट सिग्नल है और माइक्रो प्रोसेसर की तरफ यानी इनवर्ड आता है।
और इनवर्ट आने का मतलब कि रिसेट करने का मतलब क्या है कि अब जो भी प्रोग्राम रन हो रहा होगा ये क्या करेगा कि वहीं पर सारी चीज़ें रिसेट हो जाएंगी। और रिसेट होने का मतलब क्या है कि जैसे कि हमने डिस्कस किया था प्रोग्राम काउंटर का काम क्या है कि ये क्या करता है, ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी एग्जीक्यूट होनी होती है उसके एड्रेस को स्टोर करके रखता है। तो जब तक इसके पास जैसे एड्रेस स्टोर्ड है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को ये कॉल करता रहेगा। तो जैसे ही रिसेट सिग्नल आता है ये प्रोग्राम काउंटर को भी जीरो कर देता है सो दैट कि ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को कॉल ना कर पाए। तो इस तरह से ये रिसेट ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ऐसे ही रिसेट आउट भी है कि ये एक इट इंडिकेट्स दैट कि सीपीयू इज बीइंग रिसेट। x1 x2 हमारी क्लॉक फ्रीक्वेंसी हो गई, एक्सटर्नल क्रिस्टल ऑसिलेटर। सीएल के आउटपुट, ये क्लॉक आउटपुट है फॉर यूज़र, मतलब कि किसी अदर डिवाइस को अगर हमें क्लॉक प्रोवाइड करानी है। एसआईडी सीरियल डाटा इनपुट, एसओडी सीरियल डेटा आउटपुट हो गया। ये हमने बताया था जब रिम और सिम डिस्कस किया था तो हमने आप लोगों को इसके बारे में बताया था कि ये भी सिग्नल्स ये रिम के थ्रू और ये सिम के थ्रू ये सिग्नल्स यूज़ होते हैं। और वीसीसी और वीएसएस हमारी सप्लाईज हो। ठीक, तो ये तो हो गया हमारे 8085 का पिन डायग्राम। और 40 मिनट्स हो गए हैं, क्लास एंड हो रही होगी, स्टूडेंट्स रिज्वाइन करिएगा तो फिर अटेंडेंस ले लेते हैं और आपके डाउट्स डिस्कस करते हैं।